Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Funway Talks. So guys, आज मैं जो कंपनी लेके आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसमें अवेलेबल। वो अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है, उसके सारे रीजंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हमें पता ही है कि रिसेंटली आइडिया के साथ काफ़ी कुछ गड़बड़ चल रही है कि आइडिया बैंकरप्ट होने के चांसेस हैं। आइडिया काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट से टू बेल देम आउट। काफ़ी चीज़ें चल रही हैं आइडिया से रिलेटेड। और इस कंपनी की वन ऑफ द कस्टमर वीआई भी है, वन ऑफ द कस्टमर वोडाफोन आइडिया भी है। सो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि क्योंकि आइडिया अगर ख़त्म हो जाएगी तो आइडिया के जितने भी सारे टावर्स हैं वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। सो यार ऐसा नहीं होता है। अगर इंडस टावर का एक कस्टमर गया, इसके वो सारे टावर्स एयरटेल और जियो मिलके यूटिलाइज करेंगे। सो ऐसा नहीं होता है कि जस्ट बिकॉज वोडाफोन नहीं बची या वोडाफोन की सिम नहीं रहे तो वोडाफोन के जो यूज़र्स हैं वो कहीं तो जाएंगे ना। वो एयरटेल के पास जाएंगे और जियो के पास जाएंगे। तो ये दोनों कंपनीज उनको सर्व करने के लिए डेफिनेटली अपने टावर्स और ज़्यादा इंक्रीज करेगी, अपने कनेक्शन को और ज़्यादा बेटर करेगी। इस चीज़ से, इस फैक्ट से घबराने वाली बात नहीं है कि जस्ट बिकॉज वोडाफोन इंडिया नहीं बचेगी तो इंडस टावर के रेवेन्यू पे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। थोड़ा बहुत आ सकता है, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में देखा जाए तो इवेंचुअली ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। मैंने आपको दिखाई दी इनके बेसिकली जो क्लाइंट है वो एयरटेल है, वोडाफोन इंडिया है, जियो है, BSNL है, MTNL है। ऑल दो BSNL एंड MTNL कुछ ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं रखते हैं आज के टाइम पे। मेजर इनके जो दो कस्टमर्स हैं, जो दो क्लाइंट्स हैं, वो है एयरटेल और टावर। और इंडस टावर्स नाम से ही क्लियर है कि ये टावर्स प्रोवाइड करती है। बेसिकली जो ऐसे लंबे लंबे टावर होते हैं ना, तो उनकी सर्विस प्रोवाइड करती है, उनको मेंटेन करना, उनको लगाना, सेक्टर सेक्टर ये सब। पहले भारती इंफ्राटेल हुआ करता था इसका नाम, लेकिन अब वो चेंज होके इंडस टावर हो गया है। बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू हियर। बेसिकली भारती इंफ्राटेल के पास इंडस टावर के 42% स्टेक हुआ करता था, लेकिन फिर वो दोनों ही कंपनीज आपस में मर्ज हो गई। और मर्ज होने के साथ साथ कंपटीशन भी कम हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है यार। मर्ज होने के बाद प्रेजेंटली कंपनी के पास 1,75,000 टावर्स हैं एंड इतने लोकेशंस हैं एंड हैज़ अ नेशन वाइड प्रेजेंस कवरिंग ऑल 22 टेलीकॉम सर्कल्स। और उसके साथ साथ कंपनी का जो टावर मार्केट शेयर है वो 31% है और टेनेंसी मार्केट शेयर 42% है, विच इज़ अमेजिंग। बेसिकली मर्जर से पहले इंडस टावर की इक्विटी कैपिटल सिर्फ 1,80,000 करोड़ हुआ करती थी, जो कि मर्ज होने के बाद काफ़ी बढ़ के 2,06,95,000 करोड़ हो गई है पोस्ट मर्जर। यार चीज़ें सही है, कंपनी मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में, टावर्स प्रोवाइड करती है, अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करती है एक्सेट्रा। और इसके जैसी एक कंपनी और है सुयोग टेलीमेटिक्स, ये फिर कभी डिस्कस करेंगे। मेन तो मार्केट कैप इसी का है, इसका मार्केट कैप है 57,000 करोड़। तो यार ऑब्वियसली लाइक लार्ज कैप कंपनी है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इसमें। देखते हैं, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देती है पीई रेशो के अकॉर्डिंग। सिर्फ 12.8 के पीई रेशो पे अवेलेबल है, करंट प्राइस 213 है और बुक वैल्यू इसकी कम है ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा है। और ROC वैल्यूज, रिटर्न ऑन इक्विटी वैल्यूज आर जस्ट कमेंडेबल, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। डेट इस पे है, डेट काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं तो मेजोरिटी ऑफ द डेट भारतीय इंफ्राटेल की बुक से आया है। बेसिकली पहले जब इंडस टावर की बुक्स चलती थी तो इनमें बोरोइंग्स 0 करोड़ 6 करोड़ इतनी हुआ करती थी। उसके बाद 4,000 करोड़ का इन्होंने लोन लिया था। लेकिन फिर जब इनकी बुक्स बेसिकली जब मर्ज होती है ना, जो आपको दिख रही है, इंडस टावर का शेयर कैपिटल सिर्फ इतना था, लेकिन जब ये भारतीय एयरटेल से मर्ज हुआ तो शेयर कैपिटल कंबाइंड होके इतना हो गया, 2695 हो गया, जो हमने यहाँ पे ऊपर भी देखा है। दिस इक्विटेड कैपिटल आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड अगर नीचे में देखो तो बोरोइंग्स भी इनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, क्योंकि इस बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स जो है वो भारतीय इंफ्राटेल की बुक से आई हैं इनके पास। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार ऑब्वियसली कैश फ्लो पॉजिटिव तो ये है ही, अच्छे से अर्निंग कर ही रहे हैं, कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया इनमें आपस के अच्छे खासे मर्जर की वजह से। तो यार चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने की ही पॉसिबिलिटी है, धीरे धीरे लोन भी चुका देंगे, घबराओ मत। तो डेट है इस पे नो डाउट, प्रमोटर होल्डिंग 69.8% है, विच इज़ कमेंडेबल। प्लेजिंग परसेंटेज है काफ़ी ज़्यादा, ये मुझे एग्जैक्टली डिटेल में एक बार देखने की ज़रूरत है। समटाइम जब मर्जर होता है ना, तो मर्जर के वजह से भी कुछ ना कुछ प्लेजिंग से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। एग्जैक्टली किस लिए हैं, मे बी लोन की वजह से हो, मे बी किन रीज़न की वजह से हो, आई हैव टू सी दिस। प्लेजिंग परसेंटेज ज़्यादा है, आई एग्री विद योर पॉइंट। बट गिवन द फैक्ट कि ये मार्केट लीडर है, गिवन द फैक्ट कि इनका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं है इंडिया में, एंड गिवन द फैक्ट कि ये सिर्फ 12.8 की पी पे अवेलेबल है, ये बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है।
और एक्स्ट्रा ये क्यों प्यारी अपॉर्चुनिटी है ये हम इसके टेक्निकल्स में भी देखेंगे। एक बार नीचे आके इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। तो इन्फ्राटेल ने शुरू से ही बहुत ही अच्छी फैबुलस फैंटेस्टिक ग्रोथ दिखाई है। सेल्स इनकी सितंबर 2018 में 1700 करोड़ हुआ करती थी, जो इंक्रीज होकर दिसंबर में 4000 करोड़ तक हुई थी। उसके बाद भारतीय इन्फ्राटेल यहाँ मार्च में इनकी बुक्स में ऐड हुई थी, या नवंबर 2020 में इनका मर्जर हुआ था। तो बेसिकली दिसंबर में भी और मार्च में भी यहाँ पे जो है बुक्स इनकी कंबाइन हुई थी। तो पहले भी जो ग्रोथ है ये स्टेबल इनफ मेंटेन थी, उसके बाद जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रही है। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 600 करोड़ हुआ करते थे। इन्होंने अपनी सेल्स को इम्प्रूव नहीं किया था। इंडस टावर एज अ यूनिक कंपनी, इंडस टावर एज अ होल अपनी सेल को इतना इम्प्रूव नहीं कर पाए थे, लेकिन स्टिल इन्होंने नेट प्रॉफिट को काफ़ी अच्छा खासा इम्प्रूव कर लिया था। नेट प्रॉफिट को 600 करोड़ से ये 733 करोड़ तक लेके गए थे। कैसे इन्होंने अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव किया था, इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज किया था, जो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और बुक्स कंबाइन होने के बाद सेल्स इनकी कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही है। 4000 करोड़, 6400 करोड़, देन 6700 करोड़। नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं, 9080 करोड़, 1362 करोड़ एंड नाउ 1415 करोड़। तो यार कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट है। स्टिल शेयर प्राइस बहुत बुरी तरह से गिर रहा है। रीज़न यही है कि लोगों के मन में थोड़ा सा फियर आ गया है कि वोडाफोन की वजह से प्रॉफिट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, जबकि यार उतना नहीं होता है। और अगर मैं ईयरली लेवल पे दिखाना चाहूँ तो ईयरली लेवल पे 7000 करोड़ से इंक्रीज करते हुए ये लगभग ये कंसिस्टेंट इनफ मेंटेन थी, लेकिन अभी 1300 करोड़ है और अभी 1900 करोड़ चल रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ का। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो वो कंसिस्टेंटली ही इंक्रीज हुआ है। 200 करोड़ 250 करोड़ हुआ करता था और अब इंक्रीज होते होते 2500 करोड़ इन्होंने खुद कर लिया था। बुक्स कंबाइन होने के बाद से 3200 करोड़, 3700 करोड़ एंड नाउ 4400 करोड़। बहुत बड़ी बात होती है ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारी ग्रोथ है, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बोरोइंग्स का मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। फिक्स्ड एसेट इनके कंबाइन होकर फिक्स्ड एसेट काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कैश फ्लो वर्क इन प्रोग्रेस चलता रहता है, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 7000 करोड़ है यार, मतलब 7500 करोड़ मार्च 21 में इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनके पास कैश आया है। मतलब कंपनी का बैड डेट एंड ऑल लोन ज़्यादा कहीं फंस ही नहीं रहा है। कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है वो पूरा पैसा रिसीव कर रही है, पैसा कहीं पे भी नहीं अटक रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। ROC वैल्यूज कमेंडेबल, सारी चीज़ें परफेक्ट लग रही हैं। और एक और बहुत ही अच्छी बात है जो मैंने रेयरली ही ऑब्जर्व की है कि पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 1% से कम है। सो यार पब्लिक सेक्टर कंपनीज में तो ये कई बार देखा गया है कि होल्डिंग बहुत ही कम हो, क्योंकि मेजोरिटी गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी प्रमोटर्स के पास है, भारतीय एयरटेल के पास है, नेटल के पास है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बावजूद पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ 1% से कम है। ये बहुत ही अच्छी बात होती है। सारा पैसा बिग प्लेयर्स अपने पास दबा के बैठे हुए हैं आराम से, सारा पैसा उनके पास है, सारे शेयर्स उनके पास हैं। तो यार इस शेयर का ऊपर जाना, मतलब कहते हैं ना इसकी तकदीर में लिखा हुआ है, जाएगा। बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है ये, बस देखने वाली वही। कई बार मैं कहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही प्यारी है, देखने वाली नज़रों की ज़रूरत है बस। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बार मैं टेक्निकल पे दिखाऊँ तो एक और बहुत खास बात जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे मेरे को दिखी है वो है ये शेयर प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे है और 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है। दिस इज अ बाय सिग्नल अकॉर्डिंग टू अवर मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी। तो मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी अभी तक फेल नहीं हुई है, बहुत ही अच्छे टाइम पे एंट्री करने में हेल्प करती है वो हमें स्टॉक पे। तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ उस वजह से भी कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये एंट्री करने का। अच्छा हुआ वोडाफोन फियास्को हुआ, वरना ये कुछ टाइम पहले तक 240 के अराउंड चल रहा था। वोडाफोन के चक्कर में ही अच्छा खासा नीचे आ गया। आई एम सो हैप्पी विद दैट। और अगर ओवरऑल लेवल पे देखा जाए तो इसमें काफ़ी अच्छे पैटर्न्स थोड़े बहुत नज़र आते हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो एक बार देखते हैं ध्यान से। ये बेसिकली इस लेवल को लगभग रेजिस्टेंस है, ये तोड़ने की कई बार कोशिश करता है लेकिन नहीं तोड़ पा रहा है फॉर सम रीज़न। अगर देखा जाए ध्यान से, ये एक शोल्डर हो गया, ये एक और शोल्डर हो गया, ये बड़ा सा हेड, देन शोल्डर, देन ये शोल्डर थोड़ा अच्छे से नीचे आ रहा है, कंप्लीट करते हुए ऊपर जा सकता है। यार देखो कोई गारंटी नहीं होती है कि इसी तरीके से ऊपर जाएगा, हो सकता है धीरे धीरे ऊपर जाए, हो सकता है अच्छे से नीचे रहे और अपना टाइम लेके ऊपर जाए। बट द फैक्ट इज़ कि मेरे को इसमें डाउन साइड अपॉर्चुनिटी उतनी नज़र नहीं आ रही है जितनी एक अप साइड अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। गिवन द फैक्ट इज़ कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। तो ऑल टाइम हाई अगर मैं इसका मार्क करूँ विच इज़ लगभग 495 के अराउंड है,
तो ये प्राइस, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1 साल में जाएगा, 2 साल भी लग सकते हैं, 2.5 साल भी लग सकते हैं, लगते नहीं है बट लग सकते हैं। तो यार 143% का फैबुलस गेन की अपॉर्चुनिटी है इसमें, 143% के गेन की। मैं डॉट इसमें 143 के अराउंड तक ही रुकूंगा, मैं इसमें एंट्री कर चुका हूँ। बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है और आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए अगर आपको भी अच्छी लगे तो। यूजुअली ऐसी जो कंपनीज होती हैं स्पेशली 12 के पीई पे चल रही होती हैं, टेम्पररी रीजंस की वजह से नीचे आती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्विक रिकवरी दिखाती हैं। इसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि ऑपरेटर्स लोगों को रियलाइज़ करने की अपॉर्चुनिटी देगा कि ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो लोगों को रियलाइज़ करने का ऑपरेटर मौका ही नहीं देगा। ये अभी जितनी तेज़ी से नीचे आया है ना, लिटरली आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वी शेप रिकवरी होने वाली है बहुत तेज़। दिस इज जस्ट माई स्पेक्यूलेशन, ये पार्ट मेरा स्पेक्यूलेशन है वी शेप रिकवरी का। लेकिन जो मैं एक ब्रॉडर पिक्चर में कह रहा हूँ ना कि 2 साल में हमें 143% का रिटर्न मिल सकता है, वो मेरा स्पेक्यूलेशन नहीं है, वो पूरी एनालिसिस है। मैंने भी यूट्यूब पे कई वीडियोस देखी हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, और बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही मैं इस एनालिसिस पे पहुंचा हूँ कि या दिस इज इंडीड अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जनरली देखा गया है जो ऐसे कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स होते हैं ना, तो जो ये डेप्थ होती है ना, लेट मी मार्क इट वंस, जस्ट अ सेकेंड। सो बेसिकली जितनी ये डेप्थ होती है इसकी, यूजुअली यहाँ से जब ये ब्रेकआउट देता है तो उतना ही ऊपर जाता है। अब आप कहोगे ये छोटा कैसे हो गया, वो इसलिए क्योंकि परसेंटेज वाइज की वजह से है। तो यार शॉर्ट टर्म टारगेट जो कि 1 साल में आना चाहिए वो 57% है, 57 नहीं है, यहाँ से देखना पड़ेगा, ब्रेकआउट के बाद 57% होगा। सो यार बहुत सारे ना मोमेंटम ट्रेडर्स भी देखे हैं मैंने कि होते हैं कि नहीं यार ब्रेकआउट आएगा हम तो तब एंट्री करेंगे, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। बट माई पॉइंट इज़ कि ब्रेकआउट के बाद सिर्फ 57% का टारगेट बचेगा, जबकि अभी 123% का है वो टारगेट। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, एनालिसिस सबकी अलग अलग होती है, बहुत बहुत सारे देखे हैं मैंने, ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, कुछ मोमेंटम ट्रेडर होते हैं, कुछ मीन रिवर्जन ट्रेडर भी होते हैं। लेकिन मेरे को बेस्ट चीज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग लगती है। मैं ब्रेकआउट में, वॉल्यूम ब्रेकआउट एंड ऑल, इन सब चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे कोई अच्छी चीज़ सस्ते में मिले, दैट्स इट। अच्छी चीज़ सस्ते में मिले, बहुत सस्ते में मिले, मैं खरीद लेता हूँ। इस पे 240 के अराउंड से मेरी नज़र है, और अभी तब भी मैंने खरीदा था 240 पे भी, मैं वीडियो बना नहीं पाया था। लेकिन अभी ये जिस प्राइस पे अवेलेबल है, दिस इज जस्ट कमेंडेबल, ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, और मैं तो इसको एक्वायर कर चुका हूँ अच्छे से। Now it's up to you guys. If you also think that this is a great opportunity, then you can acquire this stock. And I hope you like this video. Please give me a like if you like this video. That would indicate to me that you guys are appreciating my content. And मैं आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है कि क्यों ये मुझे इतनी प्यारी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। ऑन दैट नोट गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।